अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम उसी सीक्वेंस में उसी तरतीब में चलेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ यही चेंज आएगी कि जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ इस तरह से डिपेंड करे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 के इक्वल हो। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक ये कि रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, और दूसरा ये कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो। दोनों तरीकों से इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉस बनाए जा सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा। तो हम पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर सेम। इसके लिए हम पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं जो सेकंड ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशंस हमने सेम लेनी है, यानी टाइम 0 पर दोनों के ए मोल लिए पर डेसीमीटर क्यूब। और उसके बाद जब प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट के अगर एक्स मोल बनते हैं तो इसका मतलब है दोनों रिएक्टेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यानी ए माइनस एक्स मोल्स बच जाएंगे किसी भी टाइम टी पर। अब इन कंसंट्रेशंस को लेकर हम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख देते हैं, और डिफरेंशियल रेट लॉ में आप देखेंगे कि इसकी पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टेंट की इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, और ये पावर 2 इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो यहाँ पर हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये सेकंड ऑर्डर है। तो इसको फिर इसके बाद हम रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करते हुए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और टाइम को दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कंसंट्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर फार्मूला होगा जो इंटीग्रेशन का होता है डी एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर n वाला। तो उसमें हम करते हैं कि एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यानी जो पावर का रिजल्ट आएगा जो पावर को प्लस 1 करके जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी पर हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको ये फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला अप्लाई करके जब हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट ये आता है 1 ओवर ए माइनस एक्स। इसकी वजह ये है कि ए माइनस एक्स की पावर ओवरऑल -1 होती है, तो हम इसको रेसिप्रोकल में ले सकते हैं। अब फिर इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है, और उसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की टाइम 0 x 0 के इक्वल पुट करके, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर a आ जाएगी, और ये वैल्यू हम ऊपर की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि दोनों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशंस सेम है। तो इसमें से हम अब चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या इसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं। ये देख लें कि ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन पे ये इक्वेशन पूरा उतर रही है। क्यों पूरा उतर रही है, ये देखें, ये वेरिएबल है क्योंकि इसमें x मौजूद है और x टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो ये a माइनस एक्स की वैल्यू भी टाइम के लिहाज से चेंज होती जाएगी। तो इसलिए ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, और यहाँ पर ये वाला वेरिएबल है इसके साथ चेंज हो रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस c यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ ये होगा इंटरसेप्ट। तो ये हमने इसमें इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन उसमें इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा। तो अगर इन पैरामीटर्स के दरमियान 1 ओवर a माइनस एक्स और t के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो इक्वेशन ऑफ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन उसमें इंटरसेप्ट 0 नहीं बल्कि कोई और पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी इक्वेशन को हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं कि अगर kt को एक साइड पे कर लें तो हम 1 ओवर a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को
एलसीएम लेके a माइनस एक्स और a का एलसीएम लेकर, तो ये इक्वेशन हमें सिंप्लीफाइड इस फॉर्म में बच जाएगी और ये हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इस फॉर्म को या रेट कांस्टेंट की वैल्यू को सामने रखते हुए हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारी रिक्वायरमेंट कि हम यूनिट ऑफ के को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए डायमेंशन बन रही है कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन इनटू टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि उसकी अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगी, और टाइम भी चूँकि रेसिप्रोकल में है तो पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसकी यूनिट हमें हासिल होगी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। हाफ लाइफ टाइम के लिए हम फिर वही चीज़ ले लेते हैं कि ये जो हमें अभी इक्वेशन मिली थी रेट कांस्टेंट के लिए, हम इसको टाइम के लिए चेंज कर लेते हैं, यानी टाइम को यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, के को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, टाइम को हाफ लाइफ टाइम और एक्स को 0.5 है। तो वैल्यूज़ पुट करके हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि टाइम इक्वल आएगा 1 ओवर के ए के, और अगर के को हटा दें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी में ले सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ एयर, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर वंस अगेन ये हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें चाहिए होंगी हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम इसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ को देखें तो हमें, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी उस हम इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस पैरामीटर और इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें स्लोप जो है वो एग्जैक्टली रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमारे पास वेरियस टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मौजूद है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मौजूद है और टाइम्स का डाटा हमारे पास मौजूद है, तो एक ग्राफ प्लॉट करके वहाँ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि एग्जैक्टली रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो अगर हमें फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट की अगर हमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पता चल रही है और तो इनिशियल कंसंट्रेशन का ना भी पता हो तो वो हम इस ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस ग्राफ के इंटरसेप्ट के बराबर होगा। ये है इस ग्राफ का इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर c समझे कि c इज़ इक्वल टू 1 ओवर a, और अगर हमने a फाइंड आउट करना है तो 1 ओवर c ले लेंगे, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि दूसरा केस जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन दो रिएक्टेंट्स की मुख्तलिफ हो, उस सूरत में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे बनेगी। तो हम पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं सेकंड ऑर्डर में, जहाँ पर हमने दो रिएक्टेंट डिफरेंट शो किए पर दो डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब समझ लें कि एक मॉलिक्यूल है जिसके ए मोल है और दूसरे के बी मोल है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है दोनों रिएक्टेंट्स की। उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स मोल्स हो जाएंगी तो ये दोनों में से एक्स की कमी आएगी, और इस तरह किसी भी टाइम टी पर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएंगी और दूसरी कंसंट्रेशन बी माइनस एक्स में, और इस तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स मोल्स बन जाएंगी। अब ये दो हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसकी लिखी जा सकती है। इन दोनों की पावर 1 रहने दें और इनको जब ऐड करेंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें हम कंसंट्रेशंस को सारी की सारी टर्म्स जो हैं जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रही हैं उसको इस साइड पे ले जाते हैं और यहाँ से टाइम को हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो ये रीअरेंज करने से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है।
तीसरा रीअरेंज करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी कि दो तरह के दो डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स मौजूद हैं डिनोमिनेटर में। तो इस सूरत में हमें इंटीग्रेशन करने से पहले इस इक्वेशन को, इस मसले को हल करना पड़ता है, और इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। यानी इस टर्म को, इसको dx को एक साइड पे कर दें, 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को हम इक्वल कर सकते हैं a/a माइनस एक्स प्लस b/b माइनस एक्स, यानी दो कांस्टेंट अप्लाई कर दें। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमने इस पार्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और अब हम इसको देखें, इसके राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें एलसीएम लेकर, तो इसका एलसीएम इसके बराबर आ जाएगा, और ये एलसीएम समझ लें कि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर जब ये एलसीएम अप्लाई होगा तो इसमें से सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, और इधर जब ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो इसमें से सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को हमने a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, जो कि एक्चुअली यहाँ पर समझ लें कि डिनोमिनेटर बन रहा है राइट हैंड साइड का, अगर हम इसके एलसीएम लें तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस साइड पर मुकम्मल तौर पर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पर ये 1 इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स प्लस b इंटू a माइनस एक्स ये बच जाएगा। तो ये हमने असल में क्या किया है, ये एलसीएम की वैल्यू को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मसला ये है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं जो हमने यहाँ पर अप्लाई किए थे, इनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो फ़र्ज़ करें इस इक्वेशन में अगर हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें चाहिए होगा कि ये 0 के इक्वल हो जाए। तो इसको 0 के इक्वल करने के लिए हम a माइनस एक्स 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इस तरह ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से हम बाकी टर्म में से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम a माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसमें समझ लें कि a x के इक्वल हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन बन जाएगी a इंटू बी माइनस 0, क्योंकि a माइनस एक्स को 0 पुट कर दिया, और यहाँ पर b माइनस एक्स था तो x अब a के इक्वल हो गया इसी इक्वेशन से, तो इसलिए यहाँ पर हमने वो पुट कर दिया। और ये देखें यहाँ पर b और a ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स इसलिए कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स हैं, और ये तो कांस्टेंट ही रहेंगी, तो इसलिए इस तरह से ये हमें समझ लें कि इस कांस्टेंट की वैल्यूज़ फ्राहम कर सकती हैं। तो हम इस इक्वेशन को ज़रा रिड्यूस करके इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ से a की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें तो ये एक्चुअली तो हो जाएगा 1/b माइनस a, लेकिन अगर हम इस a को पहले लिखें और b को बाद में तरतीब के लिहाज से, तो यहाँ पर सिंबल माइनस देना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट a की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम पिछली इक्वेशन में से b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वहाँ पर b माइनस एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। ये सॉरी यहाँ पर a नहीं है बल्कि इसको b पुट करेंगे, ये हमने b के लिए b माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट किया है। तो सिमिलरली फॉर b पुट b माइनस एक्स इक्वल टू 0, और इस तरह x b के को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम उस इक्वेशन में जहाँ पर b माइनस एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर 0 लिख दें, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा x की जगह पर b, क्योंकि अब x b के इक्वल है, तो यहाँ पर x की जगह पे b लिख दिया। अब ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी इज़ इक्वल टू 1/a माइनस b, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ से हम अगर इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये b की वैल्यू है। अब a और b की ये दोनों वैल्यूज़ हम उस पिछली इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास थी 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू a/a माइनस एक्स। तो समझ लें कि यहाँ पर a की जगह पर हमने अब 1/a माइनस बी विद नेगेटिव साइन लिखना है, और यहाँ पर b की जगह पर 1/a माइनस बी विद पॉजिटिव साइन लिखना है। तो इस तरह अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, a हटा दिया, उसकी जगह पे वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन भी आ गया और ये a की वैल्यू भी आ गई है a माइनस बी इन रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर। इसी तरह यहाँ पर b की वैल्यू हमने लिखी, तो 1/b की जगह पर 1/a माइनस बी लिख दिया।
अब यहाँ पर हमने 1/a माइनस बी को कॉमन निकाला और बाकी वैल्यूज़ को एज सच रहने दिया। तो इसके बाद अब हम ये समझ लें कि 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स ये वैल्यू हमें मिल गई, और ये हम उस इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन थी dx/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, तो 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। लिहाजा इस इक्वेशन में हम ये हमारे पास इक्वेशन समझ लें कि वहाँ से हमने ले ली, और इसकी जगह इसमें अब हमने 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसको हटाकर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो ये वैल्यू है हमारे पास माइनस 1/a माइनस बी, ये समझ लें कि इसकी वैल्यू है। और यहाँ पर dx यहाँ पर भी मौजूद है, dx यहाँ पर भी मौजूद है। और अब समझ लें कि जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी वो इस फॉर्म में आ गई है। तो अब हमने इंटीग्रेशन लेना है इस टर्म का और इस टर्म का, और इधर हमने dt का इंटीग्रेशन लेना है। तो इसमें आप ये देखें ये dx/x की फॉर्म में आ गई, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया था। तो चाहे वो b माइनस एक्स हो तब भी ये dx/x की फॉर्म में है, चाहे dx/a माइनस एक्स हो तब भी ये dx/x की फॉर्म में है। और इसका सोल्यूशन भी सेम होगा, यानी इधर माइनस नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और इधर इंटीग्रेशन होगा माइनस नेचर लॉग ऑफ b माइनस एक्स। तो इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन लें, हम इस माइनस साइन को इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये माइनस साइन को यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। तो माइनस साइन को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और चूंकि इसका -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स। तो माइनस नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय -1, ये नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स हो गया। और इसका इंटीग्रल होगा माइनस नेचर लॉग ऑफ b माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन परसिस्ट करेगा। और इस साइड पर जो इंटीग्रेशन है वो कैसे हुई, kt प्लस सी, यानी ये डिफ्रेंशिएशन ये इंटीग्रेशन करने के बाद kt प्लस सी, और यहाँ पर c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फिर हम वही मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमने समझे कि रीअरेंज करके लिख ली, नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स, नेचर लॉग ऑफ, तो नेचर लॉग को इकट्ठा कर दिया और a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स लिख दिया। तो ये था नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स माइनस नेचर लॉग ऑफ b माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमने वही, अब चूंकि इंटीग्रेशन हो चुके हैं, इक्वेशन की इंटीग्रेशन हो चुकी है और हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हुए टाइम 0 और x 0 पुट करते हुए हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास c की वैल्यू आती है वो ये है। अब ये देखें इसमें सारे के सारे कांस्टेंट हैं और इस तरह ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल है। a b की टर्म में ही सारी वैल्यूज़ आ रही हैं और उसको मुख्तलिफ तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर समझिए अब c को हटा के हम ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 में c की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ये c को हटा कर वैल्यूज़ आ गई, बाकी इक्वेशन वैसे ही है। और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज फिर से कर सकते हैं, कैसे कि ये kt को हम इस साइड पे रहने दें और बाकी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये माइनस साइन हो जाएगा और इसमें से 1/a माइनस b को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन बच जाएगी नेचर लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स माइनस नेचर लॉग ऑफ a ओवर b। अब अगर यहाँ पर भी हम नेचर लॉग को इन दोनों में कंबाइन कर दें तो ये वैल्यू चूँकि इधर माइनस आ रहा है तो ये समझो वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वैल्यू इधर चली जाएगी। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को यूँ समराइज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ से kt की वैल्यू मिल जाती है और अगर हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो t को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करें और ये हमारे पास फाइनल रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हमने इंटीग्रेशन के बाद फाइंड आउट की हैं ये सब की सब इंटीग्रेटेड रेट लॉज हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो।
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक असाइनमेंट है आपके लिए कि आपने ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है और उसमें से के किसके इक्वल होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी इस इक्वेशन के मुताबिक जब इसको आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें किन किन पैरामीटर्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट होगा और वहाँ पर स्लोप वहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ये आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गैशियस फेज में हो सकते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो सकते हैं, तो उनकी भी हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर शामिल कर दी हैं। ये आपको अगर आपको एग्जाम्पलीफाई करना पड़े सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स अब तक जो हमने वेरियस ऑर्डर्स रिएक्शन के वेरियस ऑर्डर्स के लिए इंटीग्रल रेट कांस्टेंट्स फाइंड आउट किए हैं और उसके बाद हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है हाफ लाइफ टाइम का। तो हम अगर हम समराइज़ करें डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम को, तो हम देख सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम इक्वल था 0.5 ओवर के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू थी 0.693 ओवर के। ये आपको याद होगा या आप देख लें जो हमने सबका लेक्चर्स लिए हैं जहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, वहाँ पर हाफ लाइफ टाइम क्या आया था। और इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट किया था 1 ओवर के, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1.5 ओवर के स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर इन तमाम रिलेशनशिप्स में अगर हम कांस्टेंट फैक्टर्स निकाल दें तो हम हाफ लाइफ टाइम को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की के साथ रिलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी में। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम यहाँ से कांस्टेंट को निकालें तो ये प्रोपोर्शनलिटी में इक्वल आ जाएगा a रेज़ टू द पावर 1, यानी इसका मतलब a है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कांस्टेंट को निकाल दें, 0.5 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, इनको अगर हम निकाल दें तो हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल हो जाएगा a के, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम a रेज़ टू द पावर 1 कह सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास ये रिलेशनशिप है जिसमें a है ही नहीं, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 0 लगा दें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यही रिलेशनशिप बच जाएगी। तो इस तरह हम a के साथ अगर रिलेट करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम को तो वो a रेज़ टू द पावर 0 में आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास हाफ लाइफ टाइम की रिलेशनशिप ये थी कि हाफ लाइफ टाइम वाज इक्वल टू 1 ओवर के ए, और अगर यहाँ से हम कांस्टेंट्स निकाल दें तो ये 1 ओवर ए के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और 1 ओवर ए को अगर हम 1 ओवर ए को हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये पावर -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर के साथ हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर -1 के। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की वो ये थी 1.5 ओवर के स्क्वायर, और यहाँ से हम कांस्टेंट यानी 1.5 और के को साइड पे कर दें तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, और या फिर हम ए को न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये पावर -2 हो जाएगी। तो इन तमाम रिलेशनशिप्स को अब अगर हम एक सिंगल इक्वेशन में समराइज़ करें या कंबाइन करें तो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल होगा a रेज़ टू द पावर 1 माइनस n, जिसमें n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 और थर्ड ऑर्डर के लिए 3। अब ज़रा देखें अगर n की वैल्यू 0 मान लें तो इस रिलेशनशिप में हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल आ जाएगा a रेज़ टू द पावर 1 माइनस 0 या a इज रेज़ टू द पावर 1 माइनस 0, यानी सिर्फ 1 बच जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हमने देखा a रेज़ टू द पावर 1 आया हुआ है। इसी तरह अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस तरह 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हाफ लाइफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू द पावर 0, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए a रेज़ टू द पावर 0 के इक्वल है, इसी तरह इस प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 मानेंगे, और इस तरह इस पावर का रिजल्टेंट क्या आएगा -1। तो
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए रेज टू द पावर -1 फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये है हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर -1। और इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा कि वहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पर 3 लिखेंगे और ये -2 आ जाएगी पावर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि t हाफ लाइफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू a रेज टू द पावर -2। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन को हाफ लाइफ टाइम के साथ रिलेट कर देती है, और इस इक्वेशन से हमें फर्दर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलती है।